संयुजक का मतलब होता है दो एक साथ, तो जो दो चीजें चिपकी हो उसे हम क्या कहते हैं, संयुजक कहते हैं। ठीक है, अभी ये पढ़ लो सामुदक, फिर मैं बाद में इसका एग्जांपल तुम्हें समझाऊंगा। इसके बाद आता है प्रतर। प्रतर मतलब होता है प्लेन। तो जैसे एक प्लेन में, जैसे अपन रीढ़ की हड्डी आगे ऐसे झुकते हैं ना, पीछे की तरफ झुकते हैं, या इस साइड में ऐसे झुकते हैं, या इस साइड में झुकते हैं, चीज कहला जाएगा प्रतर। ठीक है, फिर इसके बाद आता है तुन्य सेवनी। तुन्य सेवनी जो होता है सूचर्स, जो अपने सिर में ऐसे करके जो खांचे बने होते हैं ना, एक खांचे में दूसरा खांचा सेट होता है, इसे हम कहते हैं तुन्य सेवनी। तुन्य सेवनी सीवन का भी एक प्रकार था, तुमने सर्जरी में पढ़ा था, सीवन का था ना, स्क्रोटम में रहता था। ठीक है, इसका रहता है वायस्तुंड, कॉन्डाइल कहते हैं, ये होता है कॉन्डाइल कहलाता है अपना जो हनुसंधि है, मैंडिबल यहाँ पे होती है कॉन्डाइल। इसमें क्या होता है, कोई चीज ऐसे एक खांचे में किसी में फंसी और वो उसमें मूव करती रहती है, जैसे ऊपर वाला फिक्स रहता है और नीचे वाला अपना जबड़ा क्या होता है, एक यहाँ पे सॉकेट में फंसा रहेगा और मूव करता रहता है, ये कहलाता है वायस्तुंड, कॉन्डाइल। फिर इसके बाद आता है मंडल। मंडल का मतलब होता है गोलाकार। मंडल का मतलब क्या है, गोलाकार। मंडल कुष्ठ का भी प्रकार था, तुमने पढ़ा था, वहां भी गोल पैचेज हो रहे थे, मैंने बताया था। और शंख आवर्त का मतलब होता है शंख के आवर्त के समान। जैसे शंख में आवर्त होता है, आवर्त मतलब रिंग, तो वो जाएगा शंख के आवर्त के समान। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखते हैं, वीडियो ऑन करो सभी। शंख के आवर्त के समान कोर संधि क्या हो जाएगी, अंगुली। देखो अंगुली में क्या होता है, एक हिंज ज्वाइंट की तरह काम करती है, देखो अंगुली हिंज ज्वाइंट की तरह, तो इसलिए अंगुली में कौन सा होता है, कोर संधि। इसके बाद आता है मणिबंध। तो मणिबंध भी देखो एक हिंज की तरह काम कर रही है, भले ही इसका प्लेन टेढ़ा है लेकिन है तो हिंज की तरह, मणिबंध। और जब मणिबंध के समान ही क्या होता है, गुल्फ। गुल्फ भी मणिबंध के समान होता है, इसलिए वहां पे भी कौन सा हो जाएगा, कोर संधि। फिर इसका होता है जानू। जानू कहते हैं पटेला को, नी ज्वाइंट। तो नी ज्वाइंट को तुम देखो आगे पीछे बस कर सकते हो, है ना, स्ट्रेट कर सकते हो, कॉन्ट्रेक्शन कर सकते हो, फ्लेक्शन कर सकते हो, साइड में नहीं घुमा सकते, ऐसे एक ही प्लेन में घूम रहे हैं वो। तो जानू हो जाएगा ऊपर, ऊपर देखो एल्बो ऐसे घुमा सकते हो, हल्का ऐसे मूवमेंट होता है, बहुत हल्का सा मूवमेंट नहीं है, पूरा ऐसे ही जॉइंट मूवमेंट है बस। ठीक है, ये कहला जाएगा कोर संधि। इसके बाद आता है बॉल एंड सॉकेट। कक्षा कहलाता है, ये शोल्डर जॉइंट के लिए हो जाता है, वो है ऊपर नीचे पूरा घूम जाना, क्या कहलाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर इसका कहलाता है वंक्षण। अपना लेग जो होता है हिप जॉइंट से घूमता है, चारों तरफ गोल घुमा सकते हैं अपन, वो चीज कहलाएगा वंक्षण। और दांत जो होता है वो भी एक सॉकेट में फंसा होता है, बचपन में तुमने दांत तोड़े होंगे तो गोल गोल घुमा के तोड़े होंगे, तोड़े हो ना, जब टूटता है तो गोल गोल घुमा के उसको निकाले होंगे, तो वो भी क्या है, गोल गोल घूम रहा है ना। तो तीन चीजें, कक्षा, वंक्षण और दंता, दांत, इन तीनों में क्या होता है। ठीक है, याद करने के लिए याद कर सकते हो, जैसे कोई बदमाश है, टीचर डांटे क्या कहेगा, उल्लू कहीं का, कक्षा वक्षा में दांत दिखाता है ना, इस तरह करके याद रख सकते हो, बस सिंपल है। फिर इसका आता है सामुदक। सामुदक का मतलब होता है दो चीजें एक साथ कनेक्ट। तो देखो यहाँ पे अनस्पीड। अच्छा, अपना जो शोल्डर होता है देखो, अपन ऐसे ऐसे दो मूवमेंट कर सकते हैं, ये चीज कहलाएगी। पीछे जो अपने जो स्केपुला प्रोला बाहर निकलेगा फिर अंदर जाएगा, इसको कहलाएंगे अनस्पीड, सामुदक, एक साथ। फिर इसके बाद आता है गुदा। तो गुदा में दो हिप्स होंगे ना, लेफ्ट लेफ्ट और राइट, तो दो हुए, तो उससे याद करोगे गुदा। भग में भी इसी तरह दो लिप्स होते हैं, तो दो लिप्स हो जाएंगे, तो उसके लिए भी सामुदक टर्म आएगा। और जो नितंब होता है, तो अपन ने वहां पे पढ़ा था, नितंब जो है शायद बोन के लिए अपन लोग पढ़ते हैं, बोन के लिए आता है स्ट्रक्चर, वो सुश्रुत में मैंने पढ़ाया था जब मैं प्रण में पढ़ाता था। तो नितंब भी कैसे हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, राइट एंड लेफ्ट। तो जहां भी तुम्हें दो स्ट्रक्चर समझ में आए वो क्या होगा, सामुदक संधि। अनस्पीड, गुद, भग, नितंब। इसके बाद आता है प्रतर। प्रतर मतलब मूवमेंट। देखो गर्दन की मूवमेंट आगे पीछे होती है ना, आगे पीछे, लेफ्ट राइट, ये कहलाएगा प्लेन में प्रतर संधि। फिर इसके बाद आता है दूसरा, क्या जाएगा, पृष्ठवंश, पीठ। देखो आप, पीठ आगे पीछे होती है, ये कहलाएगा प्रतर संधि। समझ गए, दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर इसके बाद आता है तुन्य सेवनी। तुन्य सेवनी का मतलब होता है ऐसे करके खांचे में फंसी हुई चीज, सूचेस, ऐसे खांचे में फंसी हुई। ठीक है ना, समझ गए, ये कहलाता है सिर में। तो सिर में सूचर्स होते हैं, कितने सेवनी थी सिर में, सिर में कितनी सेवनियां थी, 7 6 5 ध्यान से पढ़ाई नहीं, सिर में 5 देख सेवनियां 7 थी, सिर में कितनी है, देखो सेवनी 7 है, सिर में बताओ
सिर में 5। सिर में 5। 5 सिर में 5 क्वेश्चन आएगा सेवनियां कितनी है तो 7 बोलोगे। सिर में कितना है तो 5। यहाँ पे 5 सूचर्स होते हैं ना, 5 सूचर्स है, मॉडर्न में भी पढ़ते हो तो ठीक है। यहाँ पे सिर में हो जाएगा। कटी हो जाएगा तो कटी में जो हिप जॉइंट होते हैं, हिप जॉइंट भी क्या है, एक सूचर्स की तरह अटैच होते हैं, ऐसा करके समझ लेना। और इसके बाद जो कपाल हो जाएगा, सिर कटी कपाल, कपाल सिर के लिए ही आता है, या कटी कपाल उसी के लिए एक साथ कह दिया। वायस्तुंड हनु में यही एक ही जॉइंट है, पंडाइल जॉइंट एक ही है, ऊपर वाला फिक्स रहता है, नीचे वाला उस पर मूव होता रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा आता है मंडल संधिया। मंडल संधिया गोल है, देखो दिखाते हैं कहाँ कहाँ है। कंठ, यहाँ पे गोल संधिया है, ये जो रिंग्स यहाँ पे एक रिकॉर्ड कार्टिलेज दूसरे रिकॉर्ड कार्टिलेज से एक रिंग में अटैच है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हृदय। तो हृदय में जो वॉल्व्स होते हैं, अच्छा जो सेमीलूनर वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व है, वो भले ट्रायंगुलर है लेकिन है तो गोल स्ट्रक्चर जैसा ही ना। पल्मोनरी आर्टरी है, वहां पे जो वॉल्व है वो भी तो गोल ही है, गोल फ्लैप। तो कैसे हो जाएंगे, हृदय में कौन से हैं, गोल। मंडल। नेत्र, नेत्र में यहाँ लिम्बस वाला कौन सा था, लिम्बस जो कौन सा है, सर्किल में है ना जॉइंट। शुक्ल और कृष्णगत संधि क्या है, लिम्बस कहलाएगी, और वो गोल है, तो वहां पे नेत्र में हो जाएगा। क्लोम नाड़ी, अब क्लोम ही कंफ्यूजिंग है तो अपन क्या कहें, क्लोम नाड़ी शायद तैकिया को ही कह रहे हैं। कंठ नाड़ी अपन ने गणनाथ सेन के अनुसार पढ़ी थी ना, कंठ नाड़ी। तो ये सब गोल हो गए। अब शंखावर्त देखो, शंखावर्त मतलब अजीब सा ही स्ट्रक्चर जो तुम्हें समझना है, रिंग के जैसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन। तो शंख में यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी जुड़े थे ना, यहाँ टेरियन होता है ना, टेरियन पे इधर से एक दरार, इधर से एक दरार, इधर से एक दरार, ऐसे करके जुड़ी होती है। बीच में यहाँ पे टेरियन होता है, तो यहाँ पे फ्रंटल आके जुड़ी होगी, फिर स्पिनल जुड़ी होगी, फिर यहाँ पे मैक्सिला जुड़ी होगी, ऐसे करके जुड़ेगी ना। तो यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर ऐसा आ जाएगा। स्रोत, कान में देखो सेमीलूनर कैनाल होती है, अर्धचंद्राकार कैनाल कैसी होती है, शंख के आवर्त के समान कैनाल होगी ना। फिर इसका था श्रृंगाटक। श्रृंगाटक भी यहाँ का पोर्शन हो जाएगा जहाँ पे आंख की इनकी वेन्स आर्टरी आके अटैच होती है, तो वो श्रृंगाटक हो जाएगा, ठीक है। चलो बताओ अंशपीठ में कौन सी संधि है, अंशपीठ में देख के नहीं, देख के नहीं, जानवी वीडियो ऑन करो। समुद्र, समुद्र, अच्छा ठीक है। जानू में कौन सी संधि है, बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट। और क्लोम नाड़ी में, क्लोम नाड़ी तेज से बोला, सर्कुलर वलय। मंडल। वलय। वीडियो ऑन करो। शंख में कौन सी है, शंखावर्त। शंखावर्त। पृष्ठवंश में प्रतर, प्रतर। हनु संधि में वायस्तुंड। वायस्तुंड, वायस्तुंड, ग्रीवा में प्रतर, ग्रीवा में ग्रीवा प्रतर। प्रतर, और कक्षा में, ग्रीवा पृष्ठवंश। कक्षा कक्षा में बॉल एंड सॉकेट। मणिबंध में बॉल एंड सॉकेट। गुल्फ में, मणिबंध में बॉल एंड सॉकेट। मणिबंध में बॉल एंड सॉकेट नहीं है, मणिबंध में बॉडी बंद। कोर। अच्छा हिंज। गुल्फ हिंज। में, कोर है, गुल्फ में कोर। हिंज। ठीक है। गुदा में, समुद्र, में सर्कल मंडल। सामुदक, ठीक है। भग में, नितंब, समुद्र, स्रोत, स्रोत, शंखावर्त। शंखावर्त, ठीक है। याद हो गई, याद हो गई। प्रॉब्लम है अभी, फिर से एक बार रिपीट करो। चलो एक शॉर्ट रिवीजन कराता हूँ। देखो कोर संधियां जहां होंगी, हिंज जॉइंट, गेट होता है ना। अच्छा लैपटॉप खुलता है ना, लैपटॉप, तो लैपटॉप में होता है, मोबाइल में पहले फ्लैप आते थे, उसका कवर लगवाते हो तो एक तरफ ये चीज कहलाता है, देखो कोर। ये जब इस तरह करके खुलेगा तो ये कहलाएगा कोर, है ना। तो देखो ये कहाँ पे है, अंगुली में है, ये देखो ऐसे अंगुली में ना सैडल जॉइंट होता है, मॉडर्न के अनुसार तुम देखोगे तो वहाँ सैडल जॉइंट है पर अंगूठे पर, यहाँ फिर भी ठीक है अंगुली में यहाँ पे हिंज जॉइंट तुम यहाँ पे मार्क करो। मणिबंध में जो हो जाएगा हिंज, यहाँ पे क्या है, हिंज जॉइंट है। इसी तरह मणिबंध के समान गुल्फ हो जाएगा, जानू हो जाएगा नी जॉइंट के लिए, और जो कूपर हो जाएगा एल्बो जॉइंट के लिए। जानू एक सी चीज है और मणिबंध और गुल्फ एक सी चीज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उल्लूखल संधि में आते हैं, तो जहाँ पे एक गड्ढा होगा उस पर कोई चीज फंसी होगी, बॉल, सॉकेट पे बॉल फंसी होगी, ठीक है। वो कक्षा हो जाएगा, वंक्षण हो जाएगा, दंत हो जाएगा।
इसके बाद सामुदक में होता है अंशपीठ हो जाएगा, गुद हो जाएगा, भग हो जाएगा, नितंब हो जाएगा। ठीक है, प्रतर में क्या हो जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम याद रख लोगे तो याद रह जाएगा। ऊपर सर्वाइकल कॉलम हो जाएगा तो ग्रीवा के लिए आ जाएगा, और पृष्ठवंश के लिए आ जाएगा रीढ़ की हड्डी पूरी, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, ये सब क्या आ जाएगा, पृष्ठवंश बन जाएगा। तुन्य सेवनी में कौन सा हो जाएगा, सिर, कटी और कपाल, जहाँ पे कपाल वर्ड के लिए कि सिर कपाल आ जाएगा, कटी कपाल आ जाएगा, है ना, कपाल अस्थि का कोड है। तो सिर में तुन्य सूचर्स होते हैं, सिर में 5 सूचर्स होते हैं, तुमने पढ़ा है, कटी में भी हो जाएगा। वायु तुन्य का होता है, हनु में होता है, मंडल गोलाकार कहलाया जाएगा, कंठ, हृदय, नेत्र और प्लोम नाड़ी, ये वाला सब यही तुम्हें भूलेगा। कंठ में यहाँ पे देखो गोल संधियां होती है, 2 रिकॉर्ड काट रही गोल गोल रिंग में जोड़ती है। फिर इसके बाद जो हो जाता है, हृदय में जुड़ जाती है, नेत्र में जुड़ जाती है और प्लोम में होती है। तो हृदय वाला सर्कुलर होता है, नेत्र वाला सर्कुलर होता है। ठीक है, क्लियर। चलो अब इसके बाद आते हैं बहिर्मुख स्रोतस। बहिर्मुख स्रोतस तुमने पढ़ रखी है। बहिर्मुख स्रोतस जो अपने बाहर की तरफ ओपनिंग्स दिखती है वही कहलाती है। सिर पे कितनी ओपनिंग्स होती हैं, सिर पे देखो, 2 आंख, 2 नाक के छिद्र, 2 कान के छिद्र और 1 मुख, 7 हुए ना, 7। और नीचे के 2 हो जाएंगे, एक मूत्र के लिए हो जाएगा, एक मल के लिए हो जाएगा। ये सामान्य सी बात हो गई, पुरुष के लिए बताया गया। तो पुरुष में कितने बहिर्मुख स्रोतस हो जाएंगे, 9। जब स्त्री में यही चीज एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी तो क्या जुड़ जाएगा वहां पे, गर्भाशय। ये सामान्य सी बात हो गई। और 2 स्तनाशय, तो कितने हो जाएंगे, 12 बहिर्मुख स्रोतस फीमेल में। 3 एक्स्ट्रा याद करने होंगे, 2 स्तनाशय और 1 गर्भाशय। लेकिन जब अपन लोग सारंगधर में जाएंगे तो वहां कितने हो जाएंगे, 10। स्त्रियों में कितने हो जाएंगे, 13। 10 क्यों हो गए सारंगधर के, 2 स्तन नहीं बताया सारंगधर ने। अरे नहीं, उनके तो और ज्यादा है। तो देखो ना, स्त्रियों में 13 बता दिए और पुरुष में 10 बता दिए, एक ज्यादा बताए। इनके एक कैसे बढ़ गया, यहाँ एक एंटीना जुड़ा होता है ना, जो ऊपर भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो भगवान से पहले चुटकुले समय सुने हो ना, जब चोटी रखते हैं तो क्या होता है, भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो कोई चीज जब वहां से वेव्स आएंगी तो कैसे एंटर करेंगी, ब्रह्मरंध्र, जब यहाँ ओपनिंग होगी तभी तो कोई चीज तो एंटर करेगी शरीर में। तो ब्रह्मरंध्र यहाँ पे एक्स्ट्रा स्रोतस बताया है सारंगधर ने। देखो नीचे लिखा है, सारंगधर ब्रह्मरंध्र मस्तिष्क में कहा है। फोरामेन ऑफ मैग्नम कहते हैं, ये नहीं है, मस्तिष्क यहाँ पे बढ़नी है, सिर के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो कान में 2 हो जाएंगे, नेत्र में 2 हो जाएंगे, नासा में 2 हो जाएंगे, मुख 1 हो जाएगा, सिस्निक हो जाएगा और गुदा 1 हो जाएंगे। स्त्रियों में 3 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, रजोभय के लिए 1 हो जाएगा, स्तन के लिए 2 हो जाएंगे, स्तनाशय 2 और गर्भाशय 1। ठीक है, चरक का अगर तुम्हें रेफरेंस लिखना है तो लिख लो, चरक में ऐसा, चरक शरीर 7 का 12वां नंबर कोटेशन है, लिखो, नव महांती छिद्राणी, नव महांती छिद्राणी सप्त शीर्षी द्वे च अधः। नव महांती छिद्राणी, कोटेशन नहीं याद करना, रीड कर लेना ऐसे, ये चरक का है। नव महांती छिद्राणी, नव महांती छिद्राणी सप्त शीर्षी द्वे च अधः। सप्त शीर्षी द्वे च अधः। ठीक है, लिख लिए। अच्छा ठीक है, चलो सुनो, पेशियां मैंने तुम लोगों को कल पढ़ाई थी, तो पेशियां ना उसके टाइप लिख लो। पेशियों के 12 प्रकार होते हैं, सुश्रुत के अनुसार पेशियां 12 प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन आया था इसलिए इसको लिखवा रहा हूं मैं। सुश्रुत ने पेशियों के 12 प्रकार बताए हैं। पहला लिखो पृथु। पृथु मतलब चौड़ी, तो चौड़ी होती है ना, अपने जो यहाँ पे लेग होता है ना, फीट में जो तुम्हारा कैल्केनियम बोन हो जाएगी, आगे जो फिंगर्स हो जाएंगे, इनको बीच में एपोन्यूरोसिस करके एक अटैच होती है, एपोन्यूरोसिस, जिसे कह सकते हो तल हृदय मर्म। तल हृदय मर्म जो होता है ना, वो एपोन्यूरोसिस का स्ट्रक्चर होता है। तो वही वाला हो जाएगा पृथु, चौड़े। फिर इसका हो जाएगा बहल। बहल मतलब हो जाएगा मोटा, जो मोटे टेंडन होंगे। फिर इसका होता है अड़ू। अड़ू मतलब छोटे टेंडन, छोटी छोटी जगह पे छोटे छोटे टेंडन। स्थूल, स्थूल भी थोड़े मोटे से बड़े से ऐसे स्ट्रक्चर आ जाएगा। हस्त, छोटा हो जाएगा। दीर्घ। वृत्त, वृत्त तुमने पढ़ा था ना, कंडरा पेशियों के प्रकार में। स्थिर, जो मूव नहीं करेंगे, फिक्स रहेंगे।
सलक्षण, सलक्षण, कर्कश, मृदु, और उसमें एक वर्ड आता है पेलव, पा में एक ही मात्रा, ला और वा। इसकी मीनिंग नहीं मालूम क्या है, और यही क्वेश्चन वो पूछते हैं कि पेलव किसका प्रकार है, पेशी का प्रकार है। लिख लिए। सलक्षण सलक्षण के बाद कर्कश, कर्कश, मृदु। वीडियो ऑन कर लो। क्या हुआ, वीडियो क्यों ऑफ है जानवी? सर क्योंकि बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है वीडियो ऑन करने से, फिर मिस हो जाता है। अच्छा जानवी, तुम्हारा इसको याद कर लो, लास्ट में पेलव के लिए मार्क कर लो, क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, मार्क कर लिए। एक क्वेश्चन आया था कि नोज में कितने प्रकार की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है? हाँ सर, नोज में कितने प्रकार की म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं? नोज में दो प्रकार की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, एक म्यूकस मेम्ब्रेन सिंपल हो जाएगी, एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हो जाएगी। सिंपल और म्यूकस मेम्ब्रेन और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से, म्यूकस मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अच्छा बताओ, महाफला किसका पर्याय है? महाफला, महाफला आरगवद का, किसका? आरगवद का सर। आरगवद नहीं, वो अच्छा तो उसमें चले गए, द्रवगुण में चले गए, उसका भी नहीं। महाफला जम्बू का पर्याय है, अगर द्रवगुण में जाते हैं तो। उसका दीर्घ फल है, आरगवद का दीर्घ फल है। देखो जामुन इतनी सी है और उसका नाम क्या है? महाफला। अच्छा महावृक्ष क्या है? अब द्रवगुण में नहीं आया तो स्नोही है, बताइए। महावृक्ष स्नोही है। हाँ, स्नोही छोटा सा है और महावृक्ष क्या है? वो भी जो है ना, इंद्र का जो वज्र होता है ना, उसका भी स्ट्रक्चर इंद्र के वज्र जैसा ही होता है। कभी स्नोही का पेड़ देखना, तुम्हारे जो सर्जरी डिपार्टमेंट है ना तिबिया में, सर्जरी डिपार्टमेंट के बगल में लगा हुआ है। शरीर इसमें महाफला बेन को किसी पोर्टल या किसी बेन को बोला गया है क्या? बेल के लिए मैडम, बेल के लिए नहीं है किसी महाफला। आर्टरी या बेन के लिए है, पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा इसमें पूछ रही है, धमनी के लिए आता है महाफला। धमनी। महाफला धमनी के लिए, आर्टरी कह सकते हैं। और महाफला, महामूला, दोनों वर्ड आते हैं धमनी के लिए। महाफला, महामूला। महत किसके लिए वर्ड आता है चरक सूत्र में? हृदय के लिए, महत हृदय के लिए, हृदय के लिए। ठीक है मैम। एक क्वेश्चन आया था, देखो कल मैंने तुमसे पूछा था कि जो अपने ये जो हाथ का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक्सटेंशन होता है। तो क्वेश्चन आया था कि किस पेशी के कारण पुरपर संधि में प्रसरण होता है? आंसर देना सही ढंग से। किस पेशी के कारण पुरपर संधि में प्रसरण होता है? प्रसरण मतलब फ्लैट। प्रसरण मतलब एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन के लिए कौन सी मसल्स रिस्पॉन्सिबल थी? ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स। तो उसी के लिए हिंदी में वर्ड आता है त्रिशिरस्का, जिसके 3 सिर है। त्रिशिरस्का, त्रिशिरस्का जिसके 3 सिर है। ट्राइसेप्स को त्रिशिरस्का कहते हैं। क्वेश्चन है कि किस पेशी के कारण पुरपर संधि में प्रसरण होता है? त्रिशिरस्का। रास्ता कैसे लिखेंगे सर? श्री प्री प्रसरण, प्रसरण, प्रा सा रा रा और फिर रा, प्रा ट्राइसेप्स को क्या लिखेंगे? ट्राइसेप्स को त्रिशिरस्का। त्रि सा में छोटी की मतलब सीटी वाला सा, रा आधा सा और का, त्रिशिरस्का। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आया था कि ऊर्ध्व शाखा में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? ऊर्ध्व शाखा में, वैसे ऊर्ध्व गलत हो गया, इसमें शाखा में कुल कितनी अस्थियां, ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए। क्या है? 117। 120 सर। सुश्रुत की प्रेफरेंस जाएगा ना सर? सुश्रुत 120। अच्छा ठीक है, ये बताओ गुदास्थि दिया है ना?
तो तुमने यहाँ पे कपालास्थि, वर्णास्थि, तलयास्थि, नलकास्थि सब पढ़ा, पर गुदास्थि तो यहाँ नहीं पढ़ा तुमने। अगर तुमको कहा जाए कि गुदास्थि को इसमें किसके एग्जाम्पल, कौन सा आकार दे सकते हो, कपालास्थि, रुचकास्थि, तरुणास्थि, तो क्या बताओगे गुदास्थि किस शेप में होगी? कपालास्थि वही हिप बोन से ही बनेगा ना गुदा वाला स्ट्रक्चर, तो कपालास्थि, गुदास्थि वो कपालास्थि के अंतर्गत आती है सर, गुदास्थि कपालास्थि के अंतर्गत। प्रभाकर राव सर की बुक में क्वेश्चन मिलेगा, स्थापत्य नख अस्थि सामान्यात, अस्थि सामान्यात, उसका वर्डिंग वहां पे लिखा है स्थापत्य नख, मतलब अस्थि के समान कौन सा है, तो जो नख स्थापित हो गया, स्थापत्य नख लिख लो, अस्थि सामान्यात स्थापत्य नख। लिख लिए? अच्छा तुमने यहाँ पे पढ़ा बहिर्मुख स्रोतस, सारंगधर के अनुसार कितने थे? पुरुष में 10, स्त्रियों में 13, ऐसा पढ़ा ना? तो भाव प्रकाश के अनुसार कितने हैं? भाव प्रकाश के अनुसार इतने ही होंगे, हाँ सर, सेम। हाँ सर, क्योंकि सारंगधर को भी फॉलो करेंगे भाव प्रकाश आगे जाके। सारंगधर 13वीं शताब्दी में आए, भाव प्रकाश 15वीं शताब्दी के अंत में आए, तो 9+1 ब्रह्मरंध्र को उन्होंने माना। एक लाइन लिखो, चरक सुश्रुत की अस्थि गणना शिशु या भ्रूण के लिए, चरक सुश्रुत की अस्थि गणना शिशु या भ्रूण के लिए, चरक सुश्रुत की अस्थि भ्रूण के लिए है क्या? समझ नहीं आ रहा आप क्या बता रहे हो। सपना कौन, अपूर्वा कौन बोल रहे? सर एम्ब्रियो के लिए, मतलब जो डिलीवर्ड हुआ बच्चा उसके लिए, शिशु के लिए। हमको अगर बोन काउंटिंग करना हो मॉडर्न के अनुसार तो एडल्ट की बोन को काउंट किया जाएगा, पर जब यही चीज चरक सुश्रुत के जमाने में बोन की काउंटिंग करना होता था तो वो लोग किसकी करते थे? शिशु की, जो बच्चा डिलीवर्ड होता था, या भ्रूण की करते थे, तो उससे उनको सही होता था। इसीलिए तो उनमें डिफ्रेंशिएट आता है ना, कोई 360 बताता है, कोई 300 बताता है, कोई 200 बताता है, वो अपनी मर्जी के अनुसार बताते हैं। जिस स्टेज में पाए, जहां फ्यूजन नहीं हो पाया था तो उसे उन्होंने काउंट कर लिया। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट पेज में आओ। नेक्स्ट पेज में देखो लिखा है सेवनी। अच्छा ये चीज तुम पढ़े नहीं थे इसलिए आंसर नहीं दिए थे। तो सेवनियां कितनी होती हैं? 7 होती है। सिर में कितनी होती है? 5 होती है, पूरा, पश्चिमा, मध्यमा और 2 पार्श्व में, है ना। तो यहाँ लेटरल में हो जाती है, फिर पीछे हो जाती है, इंटीरियर में हो जाती है, और यहाँ सब हो जाती है, तो तुम्हें मालूम है ये चीज। तो 5 होती है। जीवा में एक होता है फ्रेनुलम, जीवा जहाँ से अटैच होती है ना, वो भी क्या होती है? एक सेवनी का प्रकार है। और जो शेष में होता है वो भी हो जाएगा। स्क्रोटम में एक धारी होती है, वो भी क्या कहलाती है? सेवनी कहलाती है। ठीक है, विटप प्रदेश से जोड़ने वाली होती है। इसके लिए सारंगधर ने एक छोटा सा वर्ड लिखा था, विध्यन्ते त्वाकचिता, विध्ये न अंतः, विध्ये न ता क्वचिता। विध्ये न मतलब इसे कभी भी विद्ध नहीं किया जाता, विध्ये न ताह क्वचित। क्वचित मतलब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इसे कभी विद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये विद्ध हो गए तो इन्हें दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। विध्ये न ताह क्वचित। अच्छा, जब तुम्हें मैं सर्जरी पढ़ा रहा था तब तुम्हें मैंने 8 मर्म बताए थे। वो 8 मर्म का कोटेशन याद है किसी को? उसमें एक रुजाकर मर्म आया था। कौन सा रुजाकर मर्म था? उन 8 मर्मों में एक क्वेश्चन आया था, कौन सा? सेवनी। लिख लो, सेवनी रुजाकर मर्म भी है। यहाँ सेवनी प्रकार होता है जॉइंट्स के लिए था, पर तुमने वहां मर्म के लिए पढ़ा है, और किसमें? उसके लिए पढ़ा है क्या? अस्मरी के शस्त्र कर्म में, अस्मरी के शस्त्र कर्म में।
ठीक है। अस्थि संघात, अस्थि संघात मतलब जहां ज्वाइंट अटैच होती है उसे हम कहते हैं अस्थि संघात। कितनी होती है? 14। तो सारंगधर, वाग्भट, सुश्रुत सभी के अनुसार 14 है, नोट कर लो। अस्थि संघात सभी के अनुसार 14 है। तो गुल्फ में 2 है, देखो जानू में 2 है, तो गुल्फ 2 होते हैं ना। एंकल ज्वाइंट 2 है, एल्बो ज्वाइंट 2 है, ठीक है। फिर इसका हो गया ये, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये रिस्ट ज्वाइंट 2 हो जाएंगे। तो गुल्फ के 2 हो जाएंगे, जानू के 2 हो जाएंगे, वंक्षण के 2 हो जाएंगे, कक्षा के 2, कूटपर के 2, मणिबंध के 2। त्रिक प्रदेश में एक संघात होता है, मार्क करो। जब मैं तुम्हें गायनी पढ़ा रहा था तब मैंने तुम्हें बताया था त्रिक में संधियां कितनी होती है। त्रिक में संधियां कितनी? त्रिक में संधियां एक। त्रिक में संघात कितने हैं? एक। सिर में संघात कितने हैं? एक। सिर में संघात एक। सीमंत देखो, तो सीमंत चाहे सारंग हो चाहे सुश्रुत हो, दोनों के अनुसार 14 है। सारंग लिख लेना बगल में 14। वाग्भट ने कितने बताए? 18। तो वाग्भट की सीमा 18 साल की है, ऐसे याद रखना। ठीक है। तो जैसे संघात तुमने 14 पढ़े वैसे सीमंत 14 हो जाएंगे। वही चीजें गुल्फ, जानू, वंक्षण, मणिबंध, कूटपर कर त्रिक प्रदेश हो जाएगा, सिर हो जाएगा। बस वाग्भट के 18 थे, तो वाग्भट ने सिर में कितने बोल दिए सीमंत? 5। वाग्भट ने सिर में सीमंत कितने बताए? 5। मार्क करो, क्वेश्चन आ चुका है। फिर आता है कंडरा। कंडरा जो होते हैं टेंडन और लिगामेंट, ऐसे समझ सकते हो। तो कंडरा और जाल कल तुमने पढ़े थे, कितने थे? 16। 16 साल के होते हैं तो गाने आते थे ना पहले, तो 16 साल की उम्र में कांड, याद रखना। तो कितना हो जाएगा? कंडरा और जाल, काला जादू कब होगा? 16 साल। तो 16। काश्यप ने कितने बताए? 14। कंडरा कितनी है काश्यप के अनुसार? 14। हाथ में 4 है, पैर में 4 है, ग्रीवा और हृदय में 4 है, नितंब प्रदेश में 4 है। जहां जहां ज्वाइंट होंगे वहीं वहीं कंडरा होगी, क्योंकि मसल्स के मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? टेंडन और लिगामेंट चाहिए ना। देखो जहां जहां ज्वाइंट है, चल संध्या तुमने देखी थी, हाथ, पैर और सिर में, और इसके बाद जो है कटी में। तो वहीं तो देखो, हाथ में 4, पैर में 4, ग्रीवा प्रदेश में 4, नितंब पृष्ठ में 4। ये ऐसा करते हैं, देखो जो हृदय और वक्ष नहीं, वो उसके लिए अग्र प्रलोकन, ठीक है। इसका जो अग्र प्रलोह नख बनता है, मतलब जो हाथ का एंड पार्ट आता है, ये नाखून बन जाता है, हाथ और पैर का, ठीक है। पैर में भी नाखून बन जाएगा। ग्रीवा और हृदय में आगे की तरफ जाएगा तो मेढ्र बन जाएगा, और यही जो पीछे की तरफ जाएगा नितंब और पृष्ठ में, तो क्या बन जाएगा? बिंब, जिसे कॉक्सिस कहते हैं, टेल बोन, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ेगा तो पेनिस हो जाएगा, पीछे की तरफ बढ़ेगा तो टेल बन जाएगा। उरु वक्ष अंश पिंडक का हो जाएगा मूर्धा, जो उरु हो जाएगा, वक्ष हो जाएगा, इसका ऊपर जाता है तो ये क्या बन जाएगा? मूर्धा। यही कहलाता है कंडरा। इसके लिए एक लाइन लिखो, प्रसारण आकुंचन योर अंगानाम मता कंडरा मता। प्रसारण आकुंचन योर अंगानाम कंडरा मता। प्रसारण और आकुंचन का कारण कौन सा है? कंडरा। सारंगधर का कोटेशन है, सारंगधर 5वें चैप्टर का। रिपीट कर दीजिए। प्रसारण आकुंचन योर अंगानाम कंडरा मता। प्रसारण और आकुंचन अगर 2 वर्ड याद रह जाए तो कोटेशन याद करने की जरूरत नहीं। प्रसारण आकुंचन योर अंगानाम कंडरा मता। प्रसारण आकुंचन योर अंगानाम कंडरा मता। जाल में आ जाओ। जाल कितने हैं? 16, कंडरा के बराबर है। सारंगधर ने भी कितने होता है? 16। तो मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि। तुम लोग जब भी पढ़ते हो तो अस्थि के साथ संधि भी पढ़ते हो ना, पढ़ते हो ना। और फिर जब सिरा पढ़ते हो तो सिरा के साथ धमनी भी पढ़ते हो। तो दोनों के जाल नहीं बताया, धमनियों का जाल नहीं बताया और संधि का जाल नहीं लिखा, अलग से लिख लो। तो संधि, संधि जब लिखते हो सा से संधि भी हो जाएगा और धा का उसका धमनी भी आ रहा है, दोनों के जाल नहीं होते। जाल वर्ड क्लियर नहीं है क्या है?
ऐसा समझ सकते हो, देखो पूरे शरीर में मांस का एक जाल बिछा हुआ है ना, सिराओं का भी जाल है, स्नायु का जाल है, अस्थि का जाल है, फिर बोलोगे धमनी का भी तो जाल है, संधि तो छोड़ दोगे चलो, पर धमनी का भी तो जाल, जैसे सिराओं का जाल है वैसे धमनी का जाल है, पर थोड़ा सा ठीक है अलग छोड़ देना, एक आध चीज गलत तरीके से याद किया करो, ठीक है, धमनी का जाल नहीं है, ये क्वेश्चन आता है। कुर्च, कुर्च जो कहते हैं, अच्छा सारंगधर को एक लिखो जाल में, सारंगधर के अनुसार केवल गुल्फ तथा मणिबंध प्रदेश में आश्रित है, जाल जो होता है गुल्फ तथा मणिबंध प्रदेश में, बाकी जगह नहीं है। सारंगधर के अनुसार गुल्फ तथा मणिबंध प्रदेश में आश्रित है, जाल केवल गुल्फ तथा मणिबंध प्रदेश में। कुर्च कितने होते हैं? 6। सारंगधर के अनुसार कितने हैं कुर्च? सारंगधर के अनुसार 6 ही है। काश्यप के अनुसार कितने हैं? 42। तो देखो हाथ में 2, पैर में 2, ग्रीवा में 1 और मेढ में 1। ग्रीवा में क्वेश्चन आ चुका है, मार्क करो। देखो इनके लिए ना कुछ ऐसा नहीं है, ऐसे ही बोरिंग चीज है, पढ़ना पड़ेगा। हाथ में 2, पाद में 2, ग्रीवा में 1, मेढ में 1। रज्जू, रज्जू जो कहते हैं बड़ी बड़ी जो लिगामेंट कह सकते हो ना, उसे कहते हैं रज्जू। तो राजू चाचा मैंने याद कराया था, तो रज्जू कितनी है? 4। तो रस्सी सत्य से मोटी दृढ़ है। इसमें एक टर्म लिखो पेशी निबंधनार्थ, पेशियों को बांधने का काम करती है पेशी निबंधनार्थ। तो पश्चिम में 1-1 हो जाएंगे, अभ्यंतर में 1 हो जाएंगी। गायदास ने रज्जू कितनी बताई है? 8। सभी के अनुसार रज्जू कितनी होती है? राजू चाचा कितने हैं? 4, पर गायदास के कितने हैं? 8। इनका काम क्या है? मांसपेशियों को बांधना। धमनी, धमनी कल देखो तुम लोग देख चुके थे, सुश्रुत के अनुसार कितनी होती है? मूल धमनियां 24 होती हैं। तो सुश्रुत ने कहां से बोला था? सूना, सूना, आगे क्या था? सूना हृदय, सूना हृदय चरक का। चरक का। तो सुश्रुत के अनुसार सिरा और धमनी का मूल क्या था? नाभि। और चरक के अनुसार धमनी और सिरा और धमनी का मूल? हृदय। तो उसमें सारंगधर भी ऐड करना है सुश्रुत के अकॉर्डिंग, जैसे सुश्रुत बोलते हैं सारंगधर बोलते हैं, सूना हृदय चरक का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना नाभि से निकलने वाली 24 धमनियां होती है, ऊर्ध्व 10 जाती है, अधोक्ष 10 जाती है, तिर्यक 4 जाती है। इनकी 30-30 शाखाएं निकलती हैं, कुल 64 उप शाखाएं होती है, 64 सब डिवीजन। केस रूम को जो छोटे छोटे अपने पोर्स होते हैं ना, ओपनिंग्स होती है, रोम जिसे कहते हैं, वो चरक ने गिने थे, कितने थे? 29,956। तुम लोग भी गिन के देखना, 29,956। ठीक है, अब उसमें ऐसा लिखा है, सिरा और धमनियों के अणु रूप से विभाजित हुए सूक्ष्म मुखाग्र। सिरा और धमनियों के अणु रूप से विभाजित हुए सूक्ष्म मुखाग्र। देखो हमारी बॉडी में जो रोमकूप होते हैं किसके लिए होते हैं? होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए ना, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो आर्टरी और वेन होती वही तो डायलेट और कंस्ट्रिक्ट होती हैं, तो उन्हीं की तो ओपनिंग होती है एंड पार्ट में। तो सिरा और धमनियों के अणु रूप से विभाजित हुए सूक्ष्म मुखाग्र, ऐसा लिख लो। ये रोमकूप के लिए क्या कह रहा है? रोमकूप क्या है? सिरा और धमनियों के सूक्ष्म मुखाग्र, छोटे छोटे ओपनिंग्स है उसकी। थक गए